स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। जानते हैं क्या? जमाई वमाई लेना बंद कर दें। इस चैप्टर का नाम है बेसिकली, अगर हम आपको अभी जो आपको पढ़ा रहे थे ना, उसी चैप्टर को अगर मैं दिखाऊं तो नीचे देखिए यही चीजें हैं। डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, लेकिन हम इसको सेपरेट चैप्टर में करके चलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, जबकि हमारा सारा बेस इस पर है। किस चैप्टर पे है? कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक और चैप्टर है जिसका नाम है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कौन सा? यानी इन दो चैप्टर्स जो आज तक पढ़ा वो, और इन दो चैप्टर्स को अगर ढंग से पढ़ लिए तो हमारी जो फाउंडेशन है, बेस है, वो मजबूत हो जाता है। फिर हमें अकाउंट्स के बेसिक्स में कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल आराम से, फिर जैसे होता है ना, एक बार सारा चीज मिक्स कर दिया कुकर में, उसके बाद कुकर बंद कर दिया, बस समझ लो तुम सारी चीजें मिक्स करके अब कुकर बंद करने जा रहे हो। सीटी बजने का इंतजार करोगे, खाना कब बंद करके तैयार है, खाया जाए। बात समझ में आई? ये वही सिचुएशन, यानी कि हम इन दो चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से और प्यार से करेंगे। कौन सा चैप्टर पहले करते हैं? पहले हम इसी को पिक करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जरा ढंग से देखें। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अवधारणाएं। अकाउंटिंग कंसेप्ट, व्हाट डज इट मींस एक्चुअली? इसका मतलब क्या निकलता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोलता है जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को, जब मैं ट्रांजैक्शन वर्ड बोल रहा हूं इसका मतलब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि हम नॉन बिजनेस एंटिटी की बात तो यहां करेंगे ही नहीं अकाउंट्स। जब भी आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जा रहे होते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फुलफिल हो रहे हैं। मैं नहीं सर, समझ में बिल्कुल नहीं आया, फिर से एक बार समझाइए। मैंने कहा एज एंड व्हेन वी मेक एनी journal entry or we record any transaction our books of account, then we have to assume, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। नहीं आया? ऐसे कैसे आ गया? आखिर हम क्या मानेंगे? मेरे पास एक जर्नल एंट्री आई, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने एक जर्नल एंट्री पास की, सीखेंगे आप, चिंता ना करें, अभी टेंशन ना ले, मैंने कैसे किया है मैं जानता हूं। ठीक, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये हमने जर्नल एंट्री पास की, जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं कि इस जर्नल एंट्री को जब हम पास कर रहे हैं तो इसके पीछे हाँ बोलो, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स काम करते हैं। कितने? कोई भी एंट्री पास कर, कोई भी ट्रांजैक्शन, नहीं क्या? सुनो ना ढंग से, तो वही तो बता रहे, नहीं कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके पीछे ये 11 कंसेप्ट काम करते हैं। कितने? यानी ये ऐसे ही पास नहीं हो रहा, और हम लोग को आदत पड़ जाती है, कॉलेज या स्कूल में सिखाया जाता है ये जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री, इसके पीछे के ये 11 अकाउंटिंग कंसेप्ट बड़े हल्के में सिखाए जाते हैं। कितने? बड़े हल्के में सिखाए जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन दुनिया भर का रहता है। हम लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे, हम लोग इसको बहुत अच्छे से लेंगे, ताकि जब हम जर्नल एंट्री करें तो हम किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? We are just going to learn those accounting concepts which works with all the transactions. हाँ या ना? कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कौन कौन से वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं? पहला कहलाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट।
ड्यूअल एंट्री सिस्टम, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, periodicity concept, historical cost concept, conservatism concept, materiality concept, prudence concept, matching concept, consistency concept, accrual concept। ये वो कंसेप्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। कितने हैं? 11। सोचो, जर्नल एंट्री कोई भी रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड करो, नाउ इन दैट रिकॉर्डिंग वी हैव टू एज्यूम दैट वी आर फॉलोइंग ऑल दीज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्या होते हैं एक एक करके देखें। सबसे पहले पिक करेंगे सेपरेट एंटिटी। एक तरह से देखो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये बता दिया था, मैं फिर से बताता हूं। सेपरेट एंटिटी, मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। याद आया? मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। मैं यहां जो जर्नल एंट्री या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, सॉरी, अपना करूंगा या अपने बिजनेस का करूंगा? अपने बिजनेस का करेंगे। हमें उसमें अपने आप को अलग रखना है, सेपरेट रखना है। We have to record all the transaction in my firms, in my entities books of account। जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगी, मेरी नहीं होगी, मेरे बिजनेस एंटिटी की होगी। और वो बिजनेस एंटिटी हम नहीं है, वो अलग है मेरा ही, कंट्रोल मेरा, मैनेजमेंट मेरा, पैसा मेरा, मैं ओनर, मेरी कैपिटल, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी है। मैंने एग्जांपल दिया था, कोई गेस्ट खाना खाने के लिए आता है घर का, बिजनेस में, तो मेरा पर्सनल खर्चा, वो बिजनेस में मत रिकॉर्ड करना। और बिजनेस का कोई गेस्ट खाना खाने आता है बिजनेस में, तो बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस का कोई गेस्ट किसी होटल में हम उसको खिलाने जाते हैं, तो बिजनेस का खर्चा है। मेरे घर का कोई गेस्ट खाना खाने आता है होटल में, तो मेरा पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं। दोनों में फर्क समझना। मैं यहां से दिल्ली गया बिजनेस डील करने के लिए, वो मेरा बिजनेस का खर्चा है। मैं यहां से दिल्ली गया घूमने के लिए, वो मेरा पर्सनल खर्चा है। दोनों में फर्क समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये फर्क है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। We should not try to mix the transaction of both of these two entities, these two things, into a single one. Not at all. We should not try to mix. We have to make them separate. That these are the transaction relating to the business and these are the transaction which doesn't relate to the business. अब समझ में आई बात? हाँ या ना? इसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, एंटिटी का कंसेप्ट अलग अलग है, सेपरेट है। आपका बिजनेस आपसे अलग है, आप अपने बिजनेस से अलग है। मैंने कहा मैंने कोई बिजनेस किया कपड़े बेचने का, नाम, मैंने कपड़े बेचने का काम शुरू किया, तो मेरे नाम के आगे क्या लिखते हैं? मिस्टर दिलीप बदलानी। हाँ या ना? मैंने कपड़े बेचने का बिजनेस का काम स्टार्ट किया, मैंने उस बिजनेस को कोई नाम नहीं दिया। हाँ, मैंने उस बिजनेस को कोई नाम नहीं दिया। जानते हो, मेरा वो बिजनेस अपने आप नया नाम ले लेगा, मेसर्स दिलीप बदलानी। दोनों में फर्क समझ में आया?
यानी अब मेरे बिजनेस का नाम हो गया मेसर्स और मेरा नाम हो गया मैं, दोनों अलग हो गया ऑटोमेटिकली। ये प्रीफिक्स लगाते हैं किसी चीज को रेस्पेक्ट देने के लिए। कोई कहेगा दिलीप तो अजीब लगेगा, मिस्टर दिलीप, यस दे आर गिविंग मी सम रेस्पेक्ट, हाँ या ना। इन द सेम वे मेरा बिजनेस अलग आइडेंटिटी रखता है, तो उसको हम मिस कह के बुलाएं, मिसेस कह के बुलाएं बिजनेस को, या मिस्टर कह के बुलाएं, मेसर्स, ठीक है ना, मेसर्स। ये बदलानी क्लासेस जो बाहर टंगा हुआ है वो बदलानी क्लासेस नहीं है, उसका नाम है मेसर्स बदलानी क्लासेस। ये जो नीचे सूर्या कंपनी लिखा हुआ है ना बाहर, वो बेसिकली सूर्या कंपनी नहीं है, वो मेसर्स सूर्या कंपनी है। ये रिलायंस डिजिटल नहीं, वो मेसर्स रिलायंस डिजिटल है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आगे सबके क्या जुड़ा हुआ है? मेसर्स। बिजनेस एंटिटी के आगे क्या जुड़ जाता है? मेसर्स। अच्छा, अगर कोई लेडीज काम करती है, मान लो कोई मिस है, मिस श्वेता, उसने कोई काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो उससे अलग हो जाएगा, उसके बिजनेस का नाम हो जाएगा मेसर्स श्वेता। अगर उसने अपने बिजनेस का नाम दे दिया है, उसने कहा मैं अपने बिजनेस का नाम रखूंगी रंगारंग, तो रंगारंग, हाँ या ना, उसके बिजनेस का नाम हो जाएगा मेसर्स रंगारंग, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने बिजनेस का नाम दे दिया मान लो सूर्या इंटरनेशनल, तो उसका नाम हो जाएगा मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, बिजनेस का नाम। लेकिन अगर उसने बिजनेस का नाम नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस एक नया नाम ले लेगा, मेसर्स श्वेता, ऑटोमेटिकली। अब क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात? किसी से भी अब पूछोगे तो मजा आएगा, वो नहीं बता पाएगा लेकिन तुम लोग बता ले जाओ। क्लियर हुआ? ठीक है ना। बेसिकली ये रेस्पेक्ट के लिए दिए जाते हैं वर्ड, प्रीफिक्स जो लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ड्यूअल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। हर एक ट्रांजेक्शन जो भी निकाल लो, माल खरीदा, माल बेचा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, रेंट दिया, टूर्स एंड ट्रेवल्स का खर्चा हुआ, टेलीफोन का खर्चा हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, सेल्स हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट किया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट दिया, डेप्रिसिएशन का खर्चा है, दुनिया भर के खर्चे हैं। जानते हो हर एक ट्रांजैक्शन दो पार्ट में टूटता है। कितने पार्ट में? एक को कहते हैं डेबिट और एक को कहते हैं अच्छा। Every transactions have two different aspects. The first one is called debit and the second one is called credit. यानी हर एक ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में तोड़ते हैं, और केवल दो पार्ट में तोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। If we are just passing the journal entry debit with 500, we have to pass the same entry with credit by rupees 500. Means जितने से आप डेबिट करेंगे उतने से ही क्रेडिट करेंगे। अगर आप 500 से किसी ट्रांजैक्शंस को डेबिट कर रहे हैं तो 500 से क्रेडिट करेंगे, 600 से क्रेडिट कर रहे हैं तो 600 से डेबिट भी करेंगे। अब समझ में आई बात? मैं बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं ये क्या नाम है? अभय कि वैभव? अभय। ये है पवन। इसने इसको माल बेचा, तो इसके यहां है सेल, इसके यहां है परचेज। इसको रिसीट करना है पैसा, रिसीट फ्रॉम पवन, और ये लिखेगा पेड टू अभय। नहीं समझ में आई बात? इसके पास एक ही ट्रांजैक्शन दो पार्ट में टूट गया, और सेम ट्रांजैक्शन उसके यहां भी दो पार्ट में टूट गया। मैंने पैसा तुम्हें देना है तो दूसरे को लेना है ना। मेरे लिए परचेज है तो तुम्हारे लिए सेल है, मेरे लिए सेल है तो तुम्हारे लिए परचेज है। मैं इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे लिए नुकसान है, तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तो तुम्हारे लिए फायदा है। देखो ना, दोनों के यहां अलग अलग है। तो मैं अपने यहां डेबिट क्रेडिट क्या करूंगा वो मैं देखूंगा, ये अपने यहां डेबिट क्रेडिट क्या करता है वो देखेगा। अब बात समझ में आई? अब क्लियर है? ठीक है ना।
तो ये मत सोचना हम केवल डेबिट करेंगे सामने वाला क्रेडिट करेगा, ना ना ना, हम अपनी बुक्स में सेम अमाउंट से डेबिट भी हम ही करेंगे, क्रेडिट भी हम ही करेंगे। वो भी अपनी बुक्स रखता है, नहीं रखता भाड़ में जाए, हमको उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो बुक्स रखता है तो वही आदमी अपनी बुक्स में कुछ डेबिट करेगा तो कुछ क्रेडिट करेगा, लेकिन जितने से डेबिट करेगा उतने से क्रेडिट करेगा। अब क्लियर है? तो हम लोगों ने दो कंसेप्ट अभी तक देखा था। फर्स्ट वन इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। वी मींस बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate. We should not try to mix the transaction of both of them in a single books of account. We have to make them separate. The second one is your dual entry system. Each and every transaction have two aspects. The first one is called debit and the second is your credit. Third, going concern concept क्या है मालूम है? ये कंसेप्ट कहता है मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद मेरा ये बिजनेस, 1 साल बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा, या 5 साल बाद ये बिजनेस तो बंद होना ही है। यही तो सोच कर चलते हैं हम। ये कौन सोच करके धंधा करता है भाई? क्या ये सोच करके बिजनेस होता है कि हम 6 महीने में बंद कर देंगे बिजनेस? हम तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करेंगे, देन फर्स्ट आई विल ट्राई टू एज्यूम दैट द बिजनेस विल रन फॉर एवर एंड इट विल मींस वी आर जस्ट गोइंग टू डू एग्रीमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए कौन बिजनेस करता है भाई? नॉर्मली शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं होता, वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, बिना तुम लोग इसके बारे में जानते हो। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टेंडेंसी की। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो मैं क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 महीने बाद बंद कर दूंगा? साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद? अरे मैं तो ये मान कर चलूंगा जन्म भर चलेगा। हाँ। मैं अगर कोई शोरूम खोल रहा हूं मोबाइल, तो क्या मैं मान लूं साल भर बाद बंद हो जाएगा, घाटा हो जाएगा? अरे भैया ये मानकर चलेंगे बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस हमेशा। तो यहां क्या इसका मतलब है सर? यहां अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में इसका क्या यूज है? When we record any transaction in our books of account, we have to assume, ये सारी चीजें assume करके चल रहे हैं। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वी हैव टू अज्यूम दैट आवर बिजनेस विल रन फॉर एवर। ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये मानते हुए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम कभी भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय नहीं मानते कि ये बिजनेस मेरा बंद होने वाला। हमें मालूम है, मैंने क्या बोला? हमें मालूम है कि मेरा बिजनेस अगले महीने बंद हो जाएगा। मुंह से गलत निकलता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए निकाल। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये सब कर लिया है। सुबह सवेरे उठकर मैंने ये सब कर लिया। चलो, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि मैं अपना क्यों लूं, किसी एक्स को लेता हूं। चलो, एक्स कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये मानकर चलेगा दैट द बिजनेस विल रन फॉर एवर एंड विल नेवर बी शट डाउन इन नियर फ्यूचर, even though he knows very well that his business is going to be shut down। वो पढ़ा रहा है क्लास में, मिस्टर एक्स क्लास में पढ़ा रहा है, तब तक बाहर पुलिस वाला आ गया। तो उसने कहा ले जाने आए हैं तुमको? तो मैंने कहा मैंने नहीं, एक्स ने कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, निगेटिव है कि नहीं। तो मिस्टर एक्स को ही पकड़ते हैं। तो मिस्टर एक्स ने कहा कहाँ ले जाओगे? तो कहता है हथकड़ी दिखाकर यहीं ले जाएंगे। तो बच्चे पूछते हैं सर आप जा रहे हो? एक्स ने कहा हाँ, बड़े ससुराल से ऑर्डर आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, कुछ खाने के लिए हवा और लात, हवालात है कि नहीं। तो एक बच्चा बोल रहा है सर तुसी ना जाओ। तो एक्स ने कहा क्यों भाई, क्यों ना जाए, वो तो लेने ही आया है तो जाना तो पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट कहता है सर देखिए आपने इतने दिन से हमको पढ़ाया और फीस बाकी है। मैंने कहा मैंने नहीं। एक्स ने कहा कितनी बाकी है? तो स्टूडेंट बोलता है सर देना तो था 5,000, लेकिन आज अब जेल जा ही रहे हैं आप तो हम 2,000 में नक्की करेंगे, चाहिए तो बताइए।
मैंने कहा भागते भूत की लंगोटी, मैंने क्या, एक्स ने कहा भागते भूत की लंगोटी सही, दे दो भैया, तू ही दे दे 2000 रुपए। स्टूडेंट ने एक्स को 2000 रुपए दे दिए, हिसाब बराबर, खत्म। अब क्या एक्स 3000 लेगा क्या? नहीं, खत्म। क्या उस 2000 को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा क्या? वो बिजनेस बंद होने जा रहा है, बिजनेस बंद होने जा रहा है। टैक्स देगा नहीं ना? तो तुम लोग चोरकटाई पढ़ने आए हो? तो चोरी कैसे की जाती है सब पढ़ने आए हो? कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है पढ़ने आए हो? क्या मिस्टर एक्स को 2 साल बाद अगर ये देखना हो, 5 साल बाद अगर ये देखना हो वेदर हिज बिजनेस वाज क्लोज डाउन और शट डाउन बाय मेकिंग अ प्रॉफिट और बाय इंकरिंग अ लॉस, उसको 5 साल बाद ये देखना हो, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, क्या वो ये नहीं जानना चाहेगा उसके बिजनेस से उसको प्रॉफिट दिया था या लॉस दिया था? जानना चाहेगा। और अगर जानना चाहेगा तो उसको सही प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन तब पता चलेगी जब उसने सारे के सारे ट्रांजैक्शन ईमानदारी के साथ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए। अब बात समझ में आई? तो एवन दो मेरा बिजनेस बंद होने जा रहा है, फिर गलत बात, एवन तो मिस्टर एक्स का बिजनेस बंद होने जा रहा है, तो भी हम ये मान करके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस बंद नहीं होने जा रहा। एक्स की आंखों से आंसू टप टप टपाटप गिर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मीनवाइल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ये मानते हुए रिकॉर्ड करेगा कि उसका बिजनेस बंद, इस तरह से वो रिकॉर्ड करेगा। भले ही बंद होने जा रहा हो, लेकिन वो ये मान करके रिकॉर्ड करेगा कि उसका बिजनेस बंद। अब तो समझ में आई बात? तो ये मानने के ऊपर है। 3 चीजें बता दी मैंने, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, we should not try to mix the transaction both of them with each other. Second, dual entry system, each and every transaction have two aspects, the first one is called debit and the second one is called credit. Going concern concept, at the time of passing any transaction in our books of account, we have to assume that our business will run for forever and it will never be shut down in our near future. We have to pass the record, we have to pass the journal entry, we have to record the transaction in such a way that our business will never be shut down, even though we know that our business is going to be shut down, but we have to record by assuming that it will never be shut down. Is it clear? Next one is periodicity, और आज हम इतना ही बताएंगे आपको। पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अवधि की अवधारणा। पहला होता है सेपरेट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ड्यूअल एंट्री, दोहरा लेखा की प्रणाली की अवधारणा, गोइंग कंसेप्ट, सतत चालू की अवधारणा, और पीरियडिसिटी कंसेप्ट, अवधि की अवधारणा। क्या होती है ये पीरियडिसिटी कंसेप्ट? हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या किया होगा, जरा तुम लोग सोच सकते हो। तुमको भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले स्पेस खोजोगे, मार्केट में स्पेस कहाँ अवेलेबल है, हाँ या ना? मैंने भी घर से निकला और मार्केट में दौड़ा कहाँ स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि अपनी तो ओन्ड प्रॉपर्टी थी नहीं मार्केट में, मैं नया नया मार्केट में निकला था, है कि नहीं? और फ्यूचर nobody was knowing that. मैंने स्पेस देखा, एक जगह मिला, तो क्या करूंगा अगले दिन से क्लास? जगह देखेंगे, वहां गए तो मकड़ी का जाला, टूटा फूटा दीवार, टाइल्स लगी हुई नहीं थी, एसी नहीं था, रिपेयर करवाना था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पेंट करवाना था, पार्टीशन करवाना था, क्लासरूम्स बनवाने थे, टेबल और बेंच रखवानी थी। और जैसे ही ये सब काम होगा मुश्किल से 1 या 2 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में? हाँ? 2, 3, 4 महीने लग जाएंगे, और 2, 3, 4 महीने में पैसा गया 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 गया, केवल जा रहा है दिन भर, केवल जा, तो कुछ नहीं रहा है ना, रेवेन्यू तो कोई अर्न नहीं कर रहे, अभी कोई स्टूडेंट एडमिशन तो लिया नहीं कि हम कमा रहे हों, हम तो केवल खर्च कर रहे हैं। आफ्टर 3 to 4 months मेरा सेटअप तैयार है,
क्लासरूम सब बढ़िया से बन गए, अगले दिन से बच्चे आ जाएंगे पढ़ने। हाँ, एडवर्टीजमेंट देखो ना, तुम लोग कितने तेज हो, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा पूरे शहर में, अभी भी पैसा, इस उम्मीद पर कोई ना कोई आएगा। स्टूडेंट आए, धीरे धीरे करके एडमिशन लेते गए, हम उसमें फंसते चले गए। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, गुजर गए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पता ही नहीं चला 5 साल कहाँ गायब हो गए। And after the end of the 5 years, I was just wanted to know that whether my business is running in a profit situation or still I am incurring a loss. मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पिछले 5 सालों में मैंने कमाया या मैंने गंवाया, पता करना चाहता हूं। उसके लिए मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा सीए साहब के पास गया। मैंने कहा सीए साहब मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ये जानना है कि मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है या नुकसान। फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, वेदर यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ही रेज। अब मेरा आंसर होगा या तो तू ना कर या हाँ कर, कुछ एक करेंगे नहीं, यहाँ तो ना करेंगे कि भाई मैंने तो कुछ बनाया नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, ना डेबिट आता है ना क्रेडिट आता है। सर आप भी ना मजाक कर रहे हैं, अगर हमको इतना आ रहा होता तो हम ही ना निकाल लिए होते प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसने कहा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता। कितना तूने प्रॉफिट कमाया 5 सालों में या कितना कमाया कैसे बता दें जब तूने रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया है तो। अब मैं लगा रोने, आंसू देख करके उसी साहब थोड़े तरस खा गए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा दिलीप बैठो, हम तुम्हें बता रहे हैं। मैं बैठा, उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे यहाँ रेंट कितना लगता है। मैंने बता दिया 5 साल का रेंट कितना लगता है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, मैंने बता दिया। चाय पानी का कितना खर्च होता है, मैंने कहा अब ये कैसे बता दूं, 5 साल पहले कितनी चाय पी, 5 साल के एक दिन बाद कितनी चाय पी, आज का तो याद नहीं है, आप 5 साल का पूछ रहे हैं। बता पा सकोगे अप्रोक्स। देखो बच्चा कितना तेज है कि नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। किसका डायलॉग है, मोदी जी का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, है कि नहीं। तो टी एंड रिफ्रेशमेंट का खर्चा अप्रोक्स ले लेंगे। भाई ये बताओ ना कितना खर्च होता है, कहोगे 100 रुपया लगभग डेली, लिख दिया। अच्छा टूर्स एंड ट्रेवल्स का महीने में अप्रोक्स इतना, लिख दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अप्रोक्स इतना, क्योंकि हम एक्चुअल डेटा शायद 2 या 3 चीजों का दे पाएंगे, बाकी तो नहीं दे पाएंगे। सेल कितनी, जब बुक्स मेंटेन ही नहीं किया, ऑन एन एवरेज हर महीने इतनी। परचेस कितना, ऑन एन एवरेज हर महीने जितना मिल गया, डिटेल मिल गया, नहीं मिल पाया तो जयराम जी मान लो। अब मान लिया, उसने बताया देखो, मैंने कहा दिखाओ। उसने कहा तुमने 5 सालों में ना 5 लाख रुपए का फायदा कमाया है। कितने सालों में बताओ। मेरा बिजनेस, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है मेरे बिजनेस के लिए या निगेटिव इंडिकेशन, क्या है ये, फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा मेरा बिजनेस, प्रॉफिट तो दे रहा है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव इंडिकेशन है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। मैं बताता हूं ये निगेटिव इंडिकेशन। अब पूछो क्यों, क्यों बताऊं, इधर आओ। मैंने उसको दूसरा जवाब दिया। उसने कहा हैव यू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने कहा यस आई एम रेगुलर टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाट यू वांट टू गेट। तो उसने कहा दे दो जर्नल, दे दो लेजर, मैंने दे दिया। उसने कहा 2 दिन बाद आना, हम तुम्हारा पीएल स्टेटमेंट बनाकर रख रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस। उसने सारे के सारे सर्च मारे और सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनकम लिखे और नेट प्रॉफिट उसने कहा यू आर अर्निंग 5 लाख
आपको इन 5 सालों में एक्चुअल में, कोई अप्रॉक्स नहीं है, एक्चुअल में आपने 5 सालों में 5 लाख कमाए, अब ये बोला उसने। अब बताओ ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव? अरे अब तो बोलो, अरे बोल भी तो। हाँ, नहीं समझ में आया? तुमको भी नहीं समझ में आया? मैंने कहा 5 सालों में, मैंने कोई बुक्स नहीं बनाई, उसने अप्रोक्स 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 करके निकाल दिया कि 5 सालों में तुमने 5 लाख कमाया। अप्रोक्स फिगर है, एक्चुअल नहीं है। मैंने तुमसे पूछा ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव, तो तुमने कहा पॉजिटिव, मैंने कहा नहीं नेगेटिव। अब क्वेश्चन बदल गया, उसने मुझसे पूछा बुक्स बनाते हो, मैंने कहा हाँ बनाते हैं। उसने मेरी एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकाला और वो कितना निकला? 5 लाख। कितना निकला? अब बताओ ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव? अप्रॉक्स नहीं, एक्चुअल है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। अब वही तो बताने का, अभी तो बताने दो ना। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ये अभी भी नेगेटिव है, जानते हो क्यों? अगर आप 9th पास किए, 10th के लिए कितना टारगेट रखेंगे? 9th से ज्यादा। 9th में आपने 70% स्कोर किया था, 10th में कितना स्कोर करेंगे? 60 या 65 या 90? 70% प्लस का उम्मीद करेंगे ना। अगर मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन छुपा दूं, अब कितनी उम्मीद करेंगे? कुछ भी उम्मीद हो सकती है। अब तो हम भटक रहे हैं ना। अब बात समझ में आई? हमें हमारा टारगेट तब मिलेगा जब हमें हमारा प्रीवियस पीरियड का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर 5 साल की बात हुई, 1 2 3 4 5, मान लो आपको 5 साल में प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्चुअल में जो ऊपर कहा उसने 5 लाख तूने कमाया है। तो जानते हो कैसे कमाया है? उसने बताया पहले साल में आपको नुकसान हुआ था 3 लाख, दूसरे साल में नुकसान हुआ 2 लाख, उसके बाद आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आया, उसके बाद आपने कमाया है 3 लाख। कितना? 3 लाख। तो और यहां कमाया है आपने 7 लाख। कितना कमाया? तो अब सब मिला करके कितना बन गया? 5 लाख। है कि नहीं? ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कुछ ऐसा रहा हो। लेकिन अगर मुझे पहले साल में ही ये पता चल गया होता, क्या पहले साल में ही मुझे पता चल गया होता कि मैं कितना लॉस कर रहा हूं? 3 लाख, तो क्या मैं कोशिश नहीं करता अगले साल की लॉस हटा दो? कोशिश करते ना पूरी। ये तो हम अंधेरे में थे, वही जो 70% वाला था, जिसके कारण हम अंधेरे में आगे बढ़ते चले गए और लॉस के ऊपर लॉस देते चले गए। काश मैंने पहले साल के अंत में अपना 3 लाख का लॉस जान लिया होता, तो शायद मेरी मेहनत करने पर ये हम जीरो कर दिए होते लॉस, और तीसरे साल जीरो ना होकर हमारा 2 लाख का प्रॉफिट हो गया होता शायद, और ये प्रॉफिट मेरा 6 लाख का हो गया होता और यहां का प्रॉफिट मेरा 10 लाख का हो गया होता। आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती, 15 लाख का हम कमा रहे होते प्रॉफिट 5 सालों में। जो हम 5 लाख हंस रहे हैं ना, ये मेरा 15 लाख हो सकता था अगर हम समय पर जाग गए होते तो। इसीलिए कहा गया, जिस तरह आप इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, साल के अंत में एक एग्जाम देते हैं, उसका 1 पेज का रिजल्ट मिलता है और उसी को बेस लेकर फिर अगले साल की तैयारी करते हैं। हाँ या ना? जो कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं। इसी तरह बिजनेस भी काम करता है। साल की बुक्स बनाते हैं, साल के अंत में 2 पेज का रिजल्ट आता है, उसमें बताया जाता है प्रॉफिट या लॉस। उसको ध्यान में रखते हुए नए डिसीजन लेते हुए हम अगले साल की टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब बात समझ में आई?
जैसे तुम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ को जीते हो वैसे ही बिजनेसमैन भी अपनी लाइफ को जीता है। जिस तरह तुम लोग भी रिजल्ट के लिए काम करते हो, बिजनेसमैन भी रिजल्ट के लिए ही काम करता है। तुम लोग के लिए रिजल्ट तुम्हारा पास या फेल, बिजनेसमैन के लिए पास या फेल उसका प्रॉफिट या लॉस। अरे बोलो ना, बात तो वही है। जैसे तुम लोग एक साल को बेस लेकर के चलते हो वैसे ही कहा गया बिजनेस में भी कि आप कम से कम साल में कम से कम एक बार अपना प्रॉफिट या लॉस का सिचुएशन या बिजनेस पोजीशन जरूर देख लें, अपना रिजल्ट जरूर निकालें। साल में 10 बार निकालो। यूनिट टेस्ट देते हो कोई दिक्कत नहीं है, दो ना यूनिट टेस्ट। साल में 10 बार आप पीएल अकाउंट बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एक साल में एक बार तो जरूर बनाइए। तो हर साल हम एक अपना अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। यानी हमने अपनी बिजनेस की लाइफ को अकाउंटिंग ईयर्स में तोड़ दिया है। अब वो मेरा ईयर एक होली से स्टार्ट होता है, दूसरी होली पर खत्म हो, या एक दिवाली से स्टार्ट हो, अगली दिवाली पर खत्म हो, या 1 जनवरी इस साल स्टार्ट हो और 31 दिसंबर तक खत्म हो। बोलो ना। या 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च तक खत्म हो अगले साल। कुछ भी बनाओ। हाँ नहीं, हाँ कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बनाओ, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार जरूर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो। तो बेटर क्या होता है, कई बिजनेसमैन बनाते भी हैं दिवाली टू दिवाली। आज भी देखोगे तो पूजा वूजा होती है अकाउंटिंग बुक्स की और वो अपना नया खाता वही खरीदते। ठीक है, ट्रेडिशन चला आ रहा है कई लोगों का। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको और इसको मानेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर। आप जब कैलेंडर खरीदते हैं तो जनवरी से स्टार्ट होता है ना, और एंड कहां होता है? तो इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, जनवरी टू दिसंबर। और इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो हमारा इनकम टैक्स होता है इसी पर ही बेस्ड होता है, जो हमारा जीएसटी होता है इसी पर ही बेस्ड होता है, जो हमारा कंपनी से रिलेटेड बुक्स होते हैं उसी पर ही बेस्ड होते हैं। Normally each and everything is based on your financial year, not normally on accounting year. But if you just want to maintain your books of account on the basis of the calendar, yes you can maintain it. No one is going to stop you. हाँ या ना? लेकिन आपको लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी पर ही करनी पड़ेंगी, तो आपके लिए ज्यादा टेंशन हो जाएगी। 2 बार 3 बार बुक्स को तोड़ना, ब्रेक करना, तो उससे अच्छा है कि हम अप्रैल से मार्च तक का बनाए। अब बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वी ब्रेक्स आर अकाउंटिंग पीरियड इन अ डिफरेंट ईयर्स। यानी एक जो कंप्लीट पीरियड होती है 50 साल की लाइफ है बिजनेस की, तो एक साल में तोड़ दिया। कोई भी हो सकता है वो साल। उसी को हम लोग कहते हैं पीरियडिसिटी कंसेप्ट, कि ईच एंड एवरी बिजनेसमैन शुड ट्राई टू क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एटलीस्ट वंस इन ईयर, एक साल में एक बार तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करके पता करो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। किसी को पैसा लेना है या किसी से पैसा देना है, किसी को देना है या किसी को लेना है, कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटीज हैं, यू मस्ट ट्राई टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर एटलीस्ट वंस इन ईयर। दिस इज नोन एज पीरियडिसिटी कंसेप्ट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? पक्का? हमने 4 पढ़े। पहला, सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट वन। दूसरा, ड्यूअल एंट्री, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि even though we know very well that our business is going to be shut down, but we have to record the transaction in our books of account in such a way that our business will not be shut down, it will run for forever. Periodicity concept कहता है we have to record the transaction for a particular period of time, at least once in a year we are needed to close down our books of accounts. हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कम से कम एक साल में एक बार जरूर बंद करना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही आज आपको पढ़ाना था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कम से कम 4 से 5 और 2 छोड़ेंगे एक सेशन के लिए। ये लास्ट सेशन में जाता है हम लोग का, ये पक्का है। ठीक है, ये मजा आता है इसमें। टाटा बोले, टाटा बोले। थैंक यू बच्चों।